गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4। हमने पार्ट 1 में देखा कि यहाँ पे दो पेंटिंग की स्टोरी की बात यहाँ पे मैं बताई है। एक चाइनीज पेंटिंग है और एक यूरोपियन, और हमने आगे उन दोनों के कंपैरिजन भी देखे। तो अब आगे देखते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस एज शेंशुई, लिटरली माउंटेन वाटर, which यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। अब यहाँ पे माउंटेन वाटर, उसका यूज इस तरीके से हुआ है। वो शेंशुई मतलब माउंटेन वाटर को उन्होंने शेंशुई नाम दिया है, और वो मेल एंड फीमेल के कहते हैं ना कि कंपैरिजन को माउंटेन वाटर मतलब शेंशुई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि माउंटेन जो होता है, जो मेल होता है, वो एक माउंटेन की तरह होता है, स्थिर एंड अड़िग, है ना। और वाटर है जो एक फीमेल का एग्जाम्पल है, जो निर्मल स्वच्छ होती है और पानी की तरह बहती रहती है। तो वो दोनों का कंपैरिजन हमें यहाँ पे माउंटेन वाटर मतलब शेंशुई करके हमें समझाया हुआ है। तो वो माउंटेन के लिए यूज कर रहे हैं यांग, एंड वाटर के लिए यूज कर रहे हैं वो यिन, यांग एंड यिन, माउंटेन वाटर मतलब शेंशुई। इस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। More than two elements of an image, this represents two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. The mountain is yang, reaching vertically towards heaven, stable, warm and dry in the sun. जो माउंटेन है यांग, तो क्या रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन, एंड while the water is yin, horizontal and resting on the earth, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल। तो यांग एंड यिन को इन्होंने कितना अच्छे से समझाया हुआ है कि एक छोर जो है उसको उसका सीधा स्वर्ग से कनेक्शन करवाया कि स्टेबल है, वार्म है, ड्राई है, इस तरीके का। और दूसरा जो छोर है, जो मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल अगर साथ में है तो वो अपनी जो लाइफ है बहुत अच्छे से जी सकती है। एक आकाश है तो एक धरती है, इस तरीके से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। और यिंग जो है उनको बोला है कि हॉरिजॉन्टल द एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल। द इंटरेक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, एंड इट्स काउंटरपार्ट यांग, एक्टिव एंड मस्कुलाइन, is of course a fundamental notion of Taoism. ये दाओइस्ट जो है वो हु दाओजी के रिलेटेड है, इसके लिए उसको वहां पे दाओइस्ट या दाओइज्म कहा जाता है। What is often overlooked in an essential third element, the middle void where their interaction takes place. This can be compared with the yogic practice of pranayama. Breathe in, retain, breathe out. The suspension of breath is the void where meditation occurs. The middle void is essential. Nothing can happen without it. Hence the importance of the white, unpainted space in Chinese landscape. This is also where man finds a fundamental role. In that space between heaven and earth, he becomes the conduit of कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पे यांग और यिन जो दाओइस्ट है उन्होंने क्या बताया है अपनी पेंटिंग में कि यूनिवर्स के दो पोल्स बताए। उनकी पेंटिंग में उन्होंने बताया था ना एक कि उन्होंने नीचे गुफा बताई जिसके अंदर वो गए, और ऊपर उन्होंने क्या बताया था, माउंटेन की चोटी के ऊपर हिली पैथ्स में क्या बताया था कि वहां पे कुछ इंसान है। तो स्वर्ग और पृथ्वी का एक बहुत अच्छा सा कनेक्शन उन्होंने अपनी पेंटिंग के अंदर बताया हुआ था। His presence is essential, even if it's only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks. He is in Francois Chang's wonderful expression, the eye of the landscape. और उनकी पेंटिंग में एक ये मैसेज भी हम समझ सकते हैं। कौन सा मैसेज? कि अगर ये गुफा से जाओगे तो सीधा कहाँ पहुंचोगे? पहाड़ की चोटी के ऊपर से होते हुए सीधा स्वर्ग पहुंचोगे। तो उनकी जो पेंटिंग थी वो बहुत अलग अलग नजरिए से देखी जा सकती थी, बिकॉज वो चाइनीज पेंटिंग थी। बट अगर उसी अकॉर्डिंग यूरोपियन पेंटिंग हम ले लें तो उसमें एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो उस पेंटर ने ड्रॉ किया होता है, हमें उसी नजरिए से देखना होता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, बट इस चैप्टर का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमें नीचे दिया हुआ है। और ये जो चैप्टर है वो किस में से? एक्सेप्ट
फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड। ओके, सो यहाँ पे छोटा सा एक इंसिडेंस है, छोटी सी स्टोरी इसके अंदर इंक्लूड की हुई है, और वो क्या है, और वो किसके ऊपर है, आर्ट ब्रड के ऊपर। आर्ट ब्रड क्यों यूज हुआ वर्ड, क्योंकि वो जो पेंटर था ना, जिस हमने आगे स्टोरी देखी दूसरी वाली, कि पेंटर की जो बेटी है वो ब्लैक स्मिथ से प्यार करती है, दोनों के बीच में प्यार होता है, बट उसके फादर उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उसका प्रोफेशन अलग होता है और वो एक पेंटर नहीं होता है, तो वो आर्ट ब्रड नहीं होता। और फिर वो फ्लाई का जो पिक्चर है, जो पेंटिंग है, वो ड्रॉ करता है और एकदम रियल लगती है, और अपने एज का वो एकदम अच्छा सा पेंटर बनता है। तो वो कहते हैं आर्ट ब्रड के, जिसके ना पूर्वज होते हैं और ना ही कुछ कहते हैं ना कि कोई ट्रेनिंग ली होती है, स्टिल वो बहुत अच्छे से कोई भी काम कर लेता है जिस फील्ड में वो आगे जाना चाहता है। तो वो एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिया हुआ है, वो हम देखते हैं। गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन Dubuffet mooted the concept of art ब्रड in the 1940s। तो जीन ड्यूबीफेट जो थे, उनकी टाइम की बात है, 1940 में उन्होंने जो आर्ट ब्रड है उसके ऊपर कुछ हमें समझाया, लिखा होगा या फिर कुछ कहा होगा, तो उसका एक एग्जाम्पल हमें नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगा। द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area in interest in contemporary art internationally. The genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training। तो आर्ट ब्रड क्या होता है, मैंने जैसे बोला कि ना कोई ट्रेनिंग, ना पूर्वज से मिली हुई कोई भी जायदाद या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता उनके पास, ना उनके पास कोई सर सामान होता, अपने से खुद करते हैं और अपने से आगे आते हैं। Their works are stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. Around the time Dubuffet was propounding his concept, तो अराउंड जो ड्यूबीफेट थे उनके टाइम के आसपास की ये बात है। इन इंडिया An untutored genius was creating paradise। तो उनके टाइम में इंडिया में एक अनट्यूटर, मतलब कहते हैं ना कि ना कुछ सिखाया हुआ, ना कुछ समझाया हुआ, एक क्रिएटिंग पैराडाइज, एक जो बंदा था, एक जो पर्सन था, उसने एक अमेजिंग चीज बना दी थी। और वो क्या थी? Years ago the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। देखो यहाँ पे पेंटिंग भी है ये, A rock garden sculpture made of broken bangles by नेकचंद। देखा, और मैंने एक फोटो भी भेजी थी नेकचंद जी की, ठीक है, आगे के लेक्चर में ग्रुप में। तो यहाँ पे ये जो नेकचंद है उसकी बात है कि इंडिया में उसने क्या किया, एक जंगल का एक बहुत सारा बड़ा भाग उसने अपने आप ही साफ किया। क्यों? क्योंकि वहां पे वो गार्डन बनाना चाहता था, और गार्डन भी कैसा, कोई पत्थर ईंट उससे नहीं, जो वेस्ट सारी चीज होती है, वेस्ट स्टोन्स है, फिर रिसाइकल मटेरियल है, वो सारी चीजों से उसने अपना दिमाग लगा के विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट कोई भी किसी भी प्रकार की हेल्प के बिना इतना अच्छा सा गार्डन बनाया, और उसको अभी कहा जाता है रॉक गार्डन, जो अभी चंडीगढ़ में है। Its 80 years old creature, director Nekchand, is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. The 58th issue, spring 2005, of Rovision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publication, features Nekchand and his rock garden sculpture "Woman by the Waterfall" on its anniversary issue's cover। अब आप देख लो कि क्या कला को किसी की भी जरूरत होती है, अपने अंदर जो आर्ट है उसके लिए किसी की भी जरूरत होती है। अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते। उसने बैंगल से बनाया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
कि बैंगल ब्रोकन बैंगल्स से ये स्कल्पचर बनाया हुआ है, स्टोन से बनाया हुआ है, वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। तो अगर हमें आगे आना है तो इसके लिए कोई भी चीज की ऐसी कोई जरूरत नहीं होती कि कोई हमें कुछ दे या हमारा हाथ पकड़े, हमें ट्रेनिंग मिले तो ही हम आगे आ सकते हैं। नहीं, अगर हमारे अंदर एक मजबूत इरादा है तो हम आगे आ सकते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण एग्जाम्पल जो ये नेकचंद जी हैं, क्योंकि जंगल को साफ करना और बहुत बड़े एरिया को साफ करना, उसको गार्डन में ट्रांसफर करना, उसके अंदर ये सब कुछ बनाना, ये कोई खेल नहीं होता। The nation of art brought or raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art. Something Neckchand has taken to dizzying heights, recognizing his art as an outstanding testimony of the difference and a single man can make when he lives his dream. The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स। अब ऑब्वियसली इतना सब कुछ इतना अचीव करने के बाद नेकचंद की वाहवाही होगी। उसके कहते हैं ना कि वुमन बाय द वाटरफॉल मैगजीन्स के ऊपर उनके कहते हैं ना कि पिक्चर छपेंगे, उनकी यूनेस्को से कहते हैं ना कि गिफ्ट तो नहीं, वो अवार्ड यूनेस्को से उनको बुलाते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम फेमस हो जाते हैं तो हमें कितनी सारी फैसिलिटीज मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से नेकचंद को भी मिलने लगी, यूनेस्को की तरफ से एक ऑनरिंग इनविटेशन मिलता है, अवार्ड मिलते हैं उनको बहुत सारे। द 5-month इंटरएक्टिव शो रियलम ऑफ नेकचंद beginning October will be held at leading museum in Switzerland, Belgium, France and Italy. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, Neckchand says. और फिर इतना अच्छा आर्टिस्ट होता है तो उसको काम भी मिलता है, सब लोग उसको बुलाते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे आओ, हमारे यहाँ पे आओ, हमारे यहाँ ये बनाओ वो बनाओ। उसके आइडियाज जो होते हैं उसको लिया जाता है और फिर क्या होता है आइडियाज के पैसे उसको मिलते हैं कि भाई हमारे आर्टिस्ट हैं वो बना देंगे, आप सिर्फ आइडिया दो, आइडिया के पैसे बोलो कितने चाहिए आपको। तो इस तरीके से वो हम लोग फिर आगे आ जाते हैं, बट शुरुआत करनी होती है। और ये जो आर्टिकल है वो बृंदा सूरी जी ने हिंदुस्तान टाइम 28 अगस्त 2005 में लिखा हुआ था। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है।